ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लाखन मई के दोहरे हत्याकांड में युवक के परिजनों का आरोप, युवती के घर वालों ने दिया है दोनों की हत्या को अंजाम। सूबे के निजाम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, डीएम पंकज कुमार ने सभी अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ताज नगरी की पुलिस को मिली हाईटेक साइकिलें, ताजमहल के आसपास आएंगी नजर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और ताज महोत्सव का आगाज होगा कैलाश खेर के तरानों के साथ, सफल संचालन के लिए पर्यटन और जिला प्रशासन ने कसी कमर। और अब खबरें विस्तार से। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के आगरा आगमन को लेकर जिला प्रशासन हुआ सतर्क, जिसने उनकी अगवानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम पंकज कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरे को लेकर सभी अधिकारी मुस्तैद हैं और विभिन्न विभागों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मेरा आगरा कैंपेन प्रारंभ हुई थी, करीबन 2 महीने हो गए उसको प्रारंभ किए हुए। इसमें कि आगरा की ब्रांडिंग की जानी थी। आगरा की ब्रांडिंग के लिए स्लोगन्स इन्वाइट किए गए थे और आइडियाज़ इन्वाइट किए गए थे। उसके क्रम में उसके जो विजेता हैं उनको पुरस्कार वितरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री 14 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। 14 तारीख को ये फंक्शन जो होगा वो ताज नेचर वॉक में होगा और वहीं पर सुदर्शन पटनायक साहब जो हैं, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही अलंकृत सैंड आर्किटेक्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, वो एक ताजमहल को भी बनाएंगे वहाँ बालू से। सो दैट इज द आइडिया। ऑन द 14th ये प्रोग्राम वहाँ। अहमदपुर के गांव लाखनबाई में दोहरे हत्याकांड के बाद इस मामले के खुलासे को लेकर पुलिस विभाग भी तेजी दिखा रहा है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जरूरी निर्देश दिए हैं। लेकिन इस हत्याकांड के पीछे ऑनर किलिंग की संभावनाओं से इनकार किया गया है। थाना अहमदपुर के गांव लखनवाई में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद जहां गांव में दहशत का माहौल है और कोई भी इस मामले को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, वहीं इस हत्याकांड के बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी मौका मुआयना कर जांच की दिशा को आगे बढ़ाने के कड़े निर्देश देते हुए जल्द खुलासे करने के आदेश दिए। लेकिन पुलिस अभी भी इसको ऑनर किलिंग मानने को तैयार नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। इतपातपुर में मैं कल मौके पे गया था और वहाँ पे जो सिचुएशन था उसका मैंने निरीक्षण किया और जो घटना को जिसने देखा है उनसे भी मैंने बात की। तो प्रिलिमिनरी जो बात करने के बाद मुझे लगा कि वो घटना जो हुई है उसमें जो लड़की थी उसी ने फ़ोन करके लड़के को बुलाया था और वहाँ पे वो करीब 1-1.25 घंटा बैठे मौके पे और उसके बाद जब लड़की ने कहा कि मैं घर जाना चाहूँगी तो लड़के ने लड़की को 2 राउंड फायर किए और ख़ुद को भी गोली मारी। इसी टाइप की घटना थी। और जी तमंचा नहीं मिला, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मौके से देखिए, ये मैंने कहा कि जो प्रिलिमिनरी जो दिखाई दे रहा है उस पे से ये आगे जांच का विषय है कि उसमें क्या निकल के आता है। हो सकता है कि टोटली डिफरेंट स्टोरी आए, लेकिन जो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो जो लड़की उनके साथ थी उसने जो हमको बात बताई उससे और जो मौका मुआयना हमने किया उससे जो निकल के आया वो मैंने प्रिलिमिनरी जो होता है वो बताया। आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन कई सवालों के ऐसे जवाब हैं जो अभी तक पुलिस के पास नहीं है, जैसे कि अगर ये खुदकुशी का मामला है तो पुलिस के पास आला कत्ल अभी तक क्यों बरामद नहीं हुआ और जिस तरह गोली लगी है वो भी संदेह के घेरे में है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में आखिर क्या निकल कर आता है। थाना एदमातपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद मृतक सोनू के परिजनों ने पोस्टमार्टम गृह पर प्रेमिका के परिजनों पर हत्या के आरोप लगाए और इस संदर्भ में थाना एदमातपुर में तहरीर भी दी, जिस पर कार्रवाई की मांग करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। शहरों में भले ही प्यार मोहब्बत आम बात हो गई हो, लेकिन देहात में
आज भी प्यार को लोग नफरत की नज़र से देखते हैं और अपनी आन के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। पहले भी कई प्यार की दास्तानों का दर्दनाक अंत हो चुका है। थाना एतमादपुर के गांव लखनामई में देर रात मिले 2 प्रेमियों के शवों के बाद इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस अभी इस दिशा में कुछ भी कहने से बच रही है। इस दर्दनाक मामले के बाद जहां गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, वहीं मृतक सोनू के परिजन जब पोस्टमार्टम गृह पहुंचे तो उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि देर रात सोनू के मोबाइल पर उसकी प्रेमिका का कॉल आया था, जिसके बाद वो उससे मिलने चला गया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने ये भी बताया कि उनसे कहा गया था कि वो अभी युवती के गांव ना जाए वरना मामला बढ़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस हत्याकांड के लिए युवती के परिजनों पर आरोप लगाया है और कहा है कि इस संदर्भ में वो पुलिस को तहरीर भी दे चुके हैं। वहाँ पे तहरीर लिख के दी है, वो मालती के पिताजी और मालती के भाई दोनों के पिताजी। मृतक युवक के परिजनों के आरोपों के बाद अब पुलिस का बयान गलत साबित हो रहा है, जिसमें पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग मानने से इनकार किया था। अब देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश में सच कब तक सामने आ पाता है। नागपुर क्षेत्र में कल देर रात हुए डबल मर्डर के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। आज इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब युवक के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर युवती के परिजनों पर हत्या की आशंका जताई और पुलिस को इसकी तहरीर दी है। अब देखना होगा पुलिस इस हत्याकांड को कब तक सुलझा पाती है। कैमरा पर्सन बालोती मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज आगरा। ताज नगरी आगरा में पुलिस को और अधिक आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को आगरा पुलिस के लिए तैयार कराई गई साइकिलों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस की ये पहल ताजमहल के आसपास शुरू की गई है, जिसके बाद इसे अन्य स्मारकों के पास भी शुरू किया जाएगा। आगरा पुलिस को नया कलेवर देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नई पहल की है, जिसके तहत पुलिस को साइकिल पर भी चलाने के लिए आधुनिक साइकिलों को बनवाया गया है, जिनको मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले चरण में ये साइकिल सवार पुलिसकर्मी ताजमहल के आसपास नजर आएंगे, जिससे यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी नया अनुभव हो और इससे सेहत को भी लाभ मिलेगा। ये आधुनिक साइकिल हैं जिसकी अधिकतम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और इसमें सायरन और हूटर भी लगाए गए हैं। इस प्रयास के बाद ये साइकिल सवार पुलिस सभी ऐतिहासिक स्मारकों के पास तैनात की जाएंगी। साइकिलिंग का तो साइकिलिंग के द्वारा पेट्रोलिंग हमने किया है। आप लोगों ने देखा होगा, हमने फायरफॉक्स की कुछ साइकिलें लॉन्च की है आज, और उसका बहुत अट्रैक्टिव कलर जो है, और उसमें जो साइकिल राइडर्स रहेंगे वो हेलमेट पहनेंगे, एक जैकेट पहनेंगे। तो जो फॉरेनर सैलानी आते हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है, और वो जब उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो ढूंढते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन किसको दें या क्या इन्हें अपना ग्रीवांसेस किसको बताएं। तो इससे उनको दिखाई देगा कि ये पुलिस जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बताया जाए। ये साइकिल पर्टिकुलर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर तक के जा सकती है। ये अपनी साधारण साइकिल से ज़्यादा स्टैंडर्ड साइकिल है। इसमें डिस्क ब्रेक है, हमने हूटर लगाया है, लाइट लगाया है, सब कुछ लगाया है। और इसमें हमने खासकर रिफ्लेक्टर्स का यूज़ किया है और रेडियम का यूज़ किया है, ताकि ये दूर से और रात में भी दिखाई दे। तो ये साइकिल हम लोग आज आगरा पुलिस के लिए एक नया कंसेप्ट आज से लॉन्च कर। आतंकी घटनाओं को लेकर आम जनता को सचेत करने के उद्देश्य से मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में एक ब्रोशर लॉन्च किया, जिसको आगरा के सभी मुख्य होटल्स और स्कूल्स में रखवाया जाएगा, जिसमें ऐसी स्थिति में क्या करें इसे लेकर जानकारी दी गई। हमारे सारे अधिकारियों ने हमने मिलके होटल्स के साथ और स्कूल्स के साथ मीटिंग की थी। स्कूल्स का इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी ऐसी कुछ घटनाएं पाकिस्तान में और अन्य जगह हुई थी जहां स्कूल पे होस्टेज सिचुएशन या टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उसको देखते हुए हमने सारे स्कूल्स की मीटिंग ली थी सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा था कि हमारे स्कूल में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हम क्या करेंगे। तो हमने ये कहा था कि हम अपने तरफ से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको बना के देंगे कि आपने क्या रिएक्ट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो आज हमने एक बुकलेट बनाई है, वो हम सारे स्कूल्स पे देंगे। उसी तरह होटल्स ने हमको ये कहा था कि हम अगर हमारे साथ ऐसी घटना होगी तो हम क्या करेंगे। तो होटल्स वालों के लिए भी हमने SOP बनाई है, वो उनको दे रहे हैं आज। और उसके साथ साथ हमारे ऑफिसर्स ने और हमने एक निकाला था कि एक सजेशन बुक भी होनी चाहिए कि कोई भी इंसान अगर आगरा की पुलिसिंग के बारे में कोई होटल में आता है और उसको बैड एक्सपीरियंस या गुड एक्सपीरियंस आता है,
तो अगर वो उसको इन्फॉर्म करना चाहता है तो हमारा कोई बुक वहाँ पे होना चाहिए। तो हम एक बुक वहाँ पे हर एक होटल में दे रहे हैं, जिसको सजेशन बुक्स हमने कहा है पुलिस की, वो हम दे रहे हैं वहाँ पे। उसमें फीडबैक हम हर महीने लेते रहेंगे होटल से, और होटल वाले को भी ये निर्देश है कि अगर वो बुक में कोई पर्टिकुलर सैलानी लिख के जाता है, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियन हो, तो उसको हमको कन्वे करे, फ़ोन द्वारा बताए कि ये पर्टिकुलर आपके लिए लिखा गया है, ज़रा इसको देखा जाए। तो थोड़ा सा और सीरियसनेस, जो भी आगरा में टूरिस्ट आते हैं उनको और अच्छा एक माहौल देने का एक प्रयास है। जिला प्रशासन ने 3 दिवसीय भीमनगरी आयोजन को लेकर बुलाई सभी विभागों की मीटिंग, जिसमें जिलाधिकारी पंकज कुमार ने संबंधित अधिकारियों को ताकीद की। इस बैठक में महोत्सव के आयोजन समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने विकास कार्यों के प्रस्तावों पर तेजी से काम करने की अपील की। अंबेडकर जयंती को लेकर दलित समाज के लोगों में भारी उत्साह रहता है, जिससे जिले का प्रशासन भी नावाकिफ नहीं है। यही वजह रही कि 14 से 17 अप्रैल तक चलने वाली भीमनगरी के लिए अधिकारियों ने भी अभी से कवायदें शुरू कर दी हैं। डीएम पंकज कुमार ने संबंध में कलेक्ट्रेट में एक बैठक बुलाई और आयोजन से जुड़ी जरूरतों की जानकारी ली। इस बैठक के दौरान भीमनगरी आयोजन समिति के केंद्रीय और क्षेत्रीय कमेटी के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन वाले इलाकों में कराए जाने वाले कामों को गिनाया और समय की बाध्यता का हवाला भी दिया। कार भीमनगरी के बचकुया में होनी है 2015 भीमनगरी, उनके जो वीकर सेक्शन के मोहल्ले हैं जहाँ पर विकास कार्य होने हैं, उसका प्रोजेक्ट बना के आज से करीब 20-25 दिन पहले दे दिया था, और वो हर डिपार्टमेंट के लोगों के पास वो प्रोजेक्ट पहुँच गया है। एडीए को जो काम करने हैं वो एडीए के लोगों के लिए अलग दे दिया गया, टोरेंट वालों को लिए टोरेंट दे दिया गया। तो उसी कार्य को लेकर के कि ये काम समय से हो जाएं, कहीं किसी तरह की कोई उपेक्षा नहीं होने पावे, कोई नेग्लिजेंसी न होने पावे, डीएम साहब ने आज बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में ये हमने यही निवेदन किया है उनसे कि साहब ये टाइम बाउंड कार्यक्रम होने चाहिए और इसकी प्रगति रिपोर्ट भी आप देते रहिएगा ताकि काम पूरे हो जाएँ। और जो ज़रूरी कार्य हैं, हेल्थ के काम हैं, विकास के कार्य हैं, शौचालय के कार्य हैं, जहाँ लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सबको बहुत प्राथमिकता के आधार पर काम हमें करनी चाहिए। भीमनगरी का आयोजन विकास कार्यों के लिए होता है। यहाँ नाली खरंजा नहीं होते, यहाँ लाइटें नहीं होती, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए भीमनगरी कार्यक्रम होता है। यहाँ क्या बात है? यहाँ अभी जिस तरह से आज पहली मीटिंग हुई है, विकास कार्यों की लिस्ट हमने 2 महीने पहले दे दी थी। इससे पहले भी डीएम साहब से हम लोग मिल लिए थे, आज से करीब 15-20 दिन पहले। आज पहली बार पहली मीटिंग में सारे विभागों के लोग बुलवाए हैं, और मैं समझता हूँ कुछ विभागों के लोग तो आए भी नहीं हैं। जैसे कि 3 विभाग हैं जो विकास कार्य करते हैं, एडीए है, नगर निगम है और डूडा। ये तीनों विभागों की तरफ से इस कार्यक्रम में विकास कार्य होते हैं, और बिजली विद्युत विभाग की तरफ से। तो ये तीनों ही विभाग के लोग, अगर चारों विभाग के लोग सही तरीके से अभी भी लग जाएं तो विकास कार्य हो सकते हैं, मगर अभी कोई विकास कार्य चालू नहीं है। भीमनगरी के माध्यम से जो विकास के एंडो को लेके हमने इसमें 6 बस्तियाँ जोड़ी हैं, जो कि पचकुइयाँ कल्याणपुर, अशोकनगर, जगजीवन नगर, राजनगर, नगला गंगाराम, नगला मोहन, इस बस्ती क्षेत्रों को हम जोड़कर चले हैं विकास के माध्यम के लिए। जो कि 3-4 बस्तियाँ इसमें मलिन बस्तियाँ हैं, कहीं लेटरिंग नहीं है, खरिंजे नहीं है, सड़क नहीं है, हेडपम्प नहीं है, समरे नहीं है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। उन लोगों ने अपनी बात हमारे पास रखी है, उसको बात को लेके हम आज डीएम साहब से मिले हैं। इनकी पहली मीटिंग ली है इन्होंने हमसे। इन्होंने हमको आश्वासन किया है कि जो आपने दिए हैं ये आपके सारे काम हम करवाएंगे, और इन जो अधिकारी लोगों उनको भी दिशा निर्देश कर दिया है कि अगली 15 दिन पर फिर मैं एक बैठक लूँगा और ये काम सारे होने। मीटिंग के दौरान डीएम पंकज कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी उनकी तैयारियां जानी और सभी पदाधिकारियों को समय पर काम पूरा कराए जाने का आश्वासन दिया। आप जानते हैं कि हर साल हमारे यहाँ भीमनगरी का बहुत भव्य कार्यक्रम होता है और उसकी तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं। उसी एक क्रम में बैठक लगाई गई है। अभी काफ़ी टाइम है, हम लोगों ने पहले इसलिए बैठक रखी है कि सारे इश्यूज़ को हम लोग टाइम से रिजॉल्व कर लें, और पूरी तैयारी अच्छी रहेगी, बढ़िया भीमनगरी बनेगी, हमेशा बनती है आपके यहाँ। खबरों का सिलसिला अभी और भी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। कैलाश खेर के तरानों के साथ होगा शहर के सालाना जल से ताज महोत्सव का आगाज, जिसके सफल संचालन के लिए पर्यटन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। महोत्सव के संबंध में संपन्न हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पॉन्सर्स के साथ बातचीत की और अधिक से अधिक सहयोग की मांग की। आगरा शहर के सालाना जल से ताज महोत्सव में चल रहे कामों को फाइनल टच देने की पारी आ गई है, जहां 18 तारीख को इसका शानदार आगाज होना है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कई बैठकों के दौरान पूरी रूपरेखा तैयार कर इसके सुचारू समापन का खाका तैयार कर लिया है। लगभग 10 दिन तक चारों तरफ खुले दिखाई दे रहे इस परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी, जिसे ध्यान में रखकर प्रशासन के बड़े अफसर भी इस ओर पूरी नजर रख रहे हैं, जिन्होंने सारा कार्यक्रम बताते हुए इसे बेहतर अंजाम देने का भरोसा दिलाया। 18 फरवरी से प्रारंभ होगा और 18 फरवरी को हम लोगों ने कैलाश खेर को बुलाया है प्रथम दिवस के लिए, और उस दिन विशेष मुख्य अतिथि कौन रहेंगे अभी निर्णय अभी नहीं हुआ है। हम लोगों ने अनुरोध किया हुआ है उच्चतम स्तर पर सभी लोगों से। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और 18 तारीख को ताज महोत्सव का शुभारंभ है और 27 तारीख को समापन है। समस्त तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। कैलाश खेर इज़ कमिंग ऑन द 18th, शान 27 तारीख को आ रहा है। कॉमेडी नाइट जो है वो हमारी मेरे ख्याल से 21 को है। उसके अलावा लाल किले पे जो फंक्शन होता है हर साल, एक मॉन्यूमेंट पे फंक्शन होता है वो लाल किले में इस बार है, वो 24 तारीख को है। और इस बार एक रॉक शो भी कर रहे हैं हम लोग, जिसमें मृग्या परिक्रमा 2 रॉक बैंड्स को बुला रहे हैं 23 तारीख को। इस बार एक जो नई चीज़ है वो ये है कि जो कवि सम्मेलन और मुशायरा जो है वो इस बार हमारा मेन मंच पे होगा, शिल्पग्राम वाले पे। हमेशा वह सूर सदन में होता रहा है, और सूर सदन में इस बार हम लोगों ने बेसिकली प्लेस को, ड्रामा और प्लेस को ज़्यादा बढ़ावा देते हुए वहाँ पे मेनली प्लेस कराए हैं, आयोजन कराए हैं। गौरतलब है कि ताज महोत्सव के दौरान पूरे देश के शिल्पी और कलाकार यहां अपना हुनर पेश करते हैं। हजारों देशी विदेशी पर्यटक ताज भ्रमण के दौरान जिसका लुत्फ उठाते हैं। यहां रंगरोगन के बाद स्टॉल्स की बुकिंग का काम शुरू हो जाएगा, जिसके साथ ही 18 तारीख को विधिवत रूप से ताज महोत्सव जैसे बड़े आयोजन का शुभारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें इस बार कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन मुक्ताकाशीय मंच पर किया जाएगा, जबकि कई अन्य कार्यक्रम शहीद स्मारक, आगरा कॉलेज और पालीवाल पार्क में आयोजित होने की बात भी कही गई। तिल विभागीय रवैये के चलते जिला कृषि रक्षा अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी को सुननी पड़ी उच्चाधिकारियों की फटकार। जिला प्रशासन ने किसानों की खराब हुई फसल के लिए जिन्हें मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक किसानों की नाराजगी देखते हुए दोनों अधिकारियों से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। जिला मुख्यालय पर किसानों से मिल रही जिला उद्यान अधिकारी को उनकी बात सुननी ही पड़ी, जो पिछले कई दिन से सरकारी अफसरों को अपनी बदहाली की दास्तां बताते नहीं थक रहे थे। लेकिन इनके दफ्तरों में अनसुनी होने पर उन्होंने सीधे हाईकमान तक दौड़ लगा दी, जिसके बाद सारे लोग हरकत में आ गए और गरीब की आवाज उनके कानों तक पहुंच गई। खेती बाड़ी करने वाले इन भूमिहरों ने बताया कि एक तो उनकी सारी खेती खराब हो गई, ऊपर से क्षेत्रीय अधिकारियों ने भी उनकी बात को नहीं सुना। आलू शिकायत कर आए हम, आलू खराब हो गए, चिटक गए हैं, फट गए हैं खेती में दवारी के जरिए से। गए साहब फतेहाबाद तहसील गए, एसीएम के पास गए, माँ कोई भाई सुनवाई नहीं भाई मैंने कही थी कि हम जाएंगे और तुम्हारी सुनवाई कराएंगे, और अभी तक आए नहीं साहब। 8 दिन हो गए, मंगल को वहीं गए।
जिला प्रशासन ने तुरंत जिला कृषि रक्षा अधिकारी और DHO अनीता सिंह को तलब कर लिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत किसानों के साथ उनके खेतों पर जाकर निरीक्षण करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए दोनों अफसरों को 24 घंटे में रिपोर्ट देने का फरमान सुनाया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए राजनीति में धमक के साथ खुद को स्थापित किया है। इसके बाद कांग्रेस अपनी हार को भूलकर भाजपा की करारी हार का जश्न मना रही है। कांग्रेसी आपकी जीत का कारण भाजपा के झूठे वादों और लोगों के आक्रोश का नतीजा बता रहे हैं। दिल्ली की राजनीति ने मंगलवार को एक नया इतिहास रच दिया। आपने 70 में से 67 सीटें लाकर बड़े बड़े राजनीति के महारथियों को मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तक मोदी का रट लगाने वाले भाजपा दिल्ली विधानसभा में अपनी इज्जत तक नहीं बचा पाई। पहले हुए चुनावों में 32 सीटें लाने वाली भाजपा इस बार महज 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस बार के नतीजों ने सारे एग्जिट पोल की हवा निकाल दी। दिल्ली में हुए चुनावों में शुरू से ही आप और भाजपा की टक्कर मानी जा रही थी। कांग्रेस तो इस लड़ाई से पूरी तरह से बाहर थी, इसलिए कांग्रेस को अपनी हार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, भाजपा की हार से कांग्रेसी जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर जब ताज न्यूज ने कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमेटी के लोगों से बात की तो वो इस हार को मोदी की हार बताते नजर आए। जनता, हिंदुस्तान की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की वजह से ही, और इनके जो बड़े बोल थे मोदी जी के, जो लोगों को सपना मोदी जी ने दिखलाया था कि हम जो है 15 लाख खाते में जमा कर देंगे, काला धन ले आएंगे, जिस सस्ताई कर देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ताई कर देंगे और बहुत सी चीज़ें थी, नौकरी देंगे। 8 महीने के हो गए इनकी सरकार इन्हें चलाते हुए, सिवाय इसके कि 50 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का मोदी जी ने सूट पहना है विदेशों से मंगाकर और ऐस आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपने अच्छे दिन कर लिए, हिंदुस्तान की जनता के बुरे दिन कर लिए। देखिए, भारी की बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी पिछली बार जो वायदे किए थे, एक सीमा होती है वायदों को निभाने की, एक भी इन्होंने वायदे जब नहीं निभाए। अब दिल्ली चूँकि हेडक्वार्टर है, विधानसभा के चुनाव भी आ गए, तो उस जनता का आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ। बहुत अच्छा है वो वहाँ के वोटर और दिल्ली वासियों ने इतना करारा जवाब दिया है। मैं समझता हूँ आगे जो भी टाइम आएगा, अब केंद्र सरकार की जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष KP सिंह का कहना था कि कांग्रेस तो पहले भी चुनावों में हार गई थी, इसलिए कांग्रेस को इस हार का इतना मलाल नहीं है, लेकिन झूठे वादों की सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचे मोदी का झूठ सबके सामने आ गया। यही कारण है कि पिछली बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचने वाली भाजपा इस बार विपक्ष तक भी नहीं पहुंच सकी। इस बार आपने एक बार फिर दिल्ली में इतिहास रच दिया। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने किसी प्रकार की वहाँ चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन चूंकि इन्होंने जो वायदे किए थे कि काला धन लाएंगे और आपकी महंगाई को रोकेंगे, तमाम सारी ऐसी बातें थी जो केंद्र सरकार उसे अमल नहीं कर पाई। और यही कारण है कि दिल्ली वासियों ने उस केंद्र सरकार को जवाब दिया है कि आपने जो वादे किए वो झूठे किए। उसका ही परिणाम रहा कि आपको पूर्ण बहुमत मिला और भारी बहुमत से आप जो है सत्ता में आई है। गौरतलब है कि दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 12 रैलियां की थी, तो भाजपा के कई मुख्यमंत्री और सांसदों के साथ कई मंत्री भी इस पूरे चुनावों में सत्ता हासिल करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे। लेकिन 2 साल की राजनीति करने वाली पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों की सालों पुरानी राजनीति पर पानी फेर दिया और दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबके सामने खुद को साबित कर दिया। सत्ता का नशा और हनक इसे ही कहते हैं, जहां शासन और कोर्ट के आदेशों को भी हवा में उड़ा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला MG रोड पर, जहां सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने MG रोड को ही होर्डिंग से पाट दिया। ताज न्यूज के सवाल पर अब निगम अधिकारी कार्रवाई की बात कहते नजर आते हैं। देखिए ताज न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। ये है MG रोड, जिसे निगम के साथ शासन ने भी नो होर्डिंग जोन में रखा है। बावजूद इसके सत्ताधारी दल के नेताओं ने आदेशों को धता बताते हुए पूरे MG रोड को मंत्री जी के आगमन के स्वागत में होर्डिंग से पाट दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश को भी हवा में उड़ा दिया गया। कोर्ट ने हादसों से बचने के लिए प्रदेश में कहीं भी बल्लियों पर होर्डिंग्स न लगाए जाने के आदेश दिए हैं।
लेकिन सत्ता के दरवाजे पर मानो सारे नियम कायदे कानून आकर दम तोड़ देते हैं। शायद यही कारण है कि निगम अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बताते चलें कि शहर में कहीं भी होर्डिंग्स लगाए जाने के लिए निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, जिसके बदले निगम को राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन मामला सत्ताधारी नेताओं से जुड़ा था, इसलिए अनुमति भी नहीं ली गई। इस मामले में जब नगर निगम के विज्ञापन प्रभारी अनिल कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो निश्चित ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस विज्ञापन कंपनी ने विज्ञापन लगवाया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ध्यान में आया है, मैंने अपनी टीम को निर्देश दे दिए हैं कि जो भी एमजी रोड पर प्रतिबंधित स्थानों पर जो होर्डिंग लगे हैं उन्हें हटाया जाए, बल्लियों पर लगे उन्हें हटाया जाए और इनको हम आज और कल में हटवा देंगे। ताकि कुछ लोग सत्ता दल से जुड़े हुए होते हैं, वो नियमों की अनदेखी करते हैं क्योंकि वहाँ कोई परमिशन नहीं दी गई, उसके बावजूद भी ये लगा दिया गया। हाँ, ये बात संज्ञान में आ गई है, हम आज इनको हटवा लेंगे। इसमें जो लोग एड विज्ञापन कंपनी वाले जो होते हैं वो अक्सर परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही लगाया जाता है। लगता नहीं कि मतलब जो एड एजेंसियाँ जो हैं वो भी अपनी मनमानी को रोक रही हैं निगम से परमिशन। हाँ, इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मैं इनको बुला रहा हूँ, एक मीटिंग कर रहा हूँ, इनको निर्देश दे रहा हूँ कि ये भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना करें और नगर निगम से परमिशन लेके ही होर्डिंग लगाएं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब सत्ता की हनक में सत्ताधारी नेताओं ने नियम कानूनों को दरकिनार किया हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जहां सत्ता का रुआब अधिकारियों पर जमकर दिखाया जाता है और अधिकारी सत्ता के दबाव में खुद को बेबस मानते हैं। बहरहाल अब निगम की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। श्री दशमेश सप्ताह का आयोजन गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार काछीपुरा कैंट पर किया जा रहा है। इस आयोजन में 45वें गुरुमत समागम का आयोजन 12 से 14 फरवरी की शाम तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 फरवरी को माता प्रकाश कौर भवन पर विशाल कीर्तन दरबार आयोजित होगा, जिसमें रागी जत्थे संगत को गुरुवाणी से निहाल करेंगे। ये जानकारी गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को दी। हम लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी की याद में, उनकी पावन याद में ये हम 44 साल से दशमेश सप्ताह मना रहे हैं और ये 45वां साल है, जिसके लिए हम लोग बाहर से रागीजन और प्रचारक बुलाते हैं ताकि लोग धर्म लाभ उठा सकें। और इसके अलावा हम गुरबाणी प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं ताकि बच्चे से लेकर बड़े तक गुरबाणी से जुड़ सकें और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा हम लोग अमृत संचार की व्यवस्था भी पूरी 15वीं वाहिनी पीएससी मंदिर में 3 दिवसीय धर्म दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सतगुरु बाबा फुल संदे ने दरबार में मौजूद भक्तों को धर्म से रूबरू कराया। बाबा का कहना था कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म देश भावना और देश सेवा है, इसके बाद ही धर्म का काम आता है। बाबा का कहना था कि हर इंसान आत्मा से तपस्वी और शरीर से मजबूत सैनिक बने, तभी वो देश और धर्म की रक्षा करने में सक्षम होगा। 15वीं वाहिनी पीएससी मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में धर्म दरबार सजाया गया। इस दरबार में सभी धर्मों को मानने वालों का तांता लगा रहा। बिजनौर से पधारे बाबा फलसंदे का कहना था कि जो इंसान अपने देश की सेवा नहीं कर सकता वो धर्म की सेवा भला कैसे कर सकता है। बाबा का कहना था कि देश धर्म से बड़ा होता है, इसलिए धर्म के साथ देश धर्म भी निभाएं। साथ ही बाबा का कहना था कि राष्ट्र का हर व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से मजबूत सैनिक है, जो राष्ट्र की सेवा कर सकता है, और जो चरित्रहीन है उसका भविष्य तो परमात्मा भी नहीं सुधार सकता। है पूरी मानवता को सुख पहुंचाना, उसकी मदद करना, और अधर्म है दूसरों को दुख देना, अपने ही देश के साथ विद्रोह और गद्दारी करना। इस समय में जो हम धर्म की परिभाषा करते हैं वो ये है कि हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हों, अपने लोगों के लिए करें, मतलब जो देशभक्ति जिसको कहेंगे, देशभक्ति का पर्याय ही इस समय में धर्म है। धर्म आचरण का मतलब है कि हम अपने देश को ऊपर उठाने के लिए कार्य करें। बाबा के आगरा आगमन पर दरबार में मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया और उनकी चरण रज को माथे से लगाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस धर्म दरबार में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ बाबा के प्रवचन सुनने को मौजूद रही। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।